कोई होता है और उसमें जो मिशन के पीछे हैं वो आप हैं, तो एक चीज़ बताइए कि आप जब राजस्थान में आए तो आपने किस तरह से कैंपेन प्लान किया? जैसे मिशन 2030 है, उसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है मिशन 2030 से कि आप आगे की सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू कम बैक टू पार. इज दैट द मैसेज? तो क्या प्लानिंग रही है इसमें से? First of all, thank you for the kind words, but I think they are a bit overrated. ये मिशन 2030 है या बाकी कोई भी तरह की कैंपेन्स हैं, इन सब के पीछे सबसे पहले सोच तो चीफ मिनिस्टर की ही रहती है. जी. We are only the facilitators who try to present the things as they are thought. जैसे सोचा जा रहा है वैसे बताने और दिखाने की बात है. और जो आपका सवाल है कि मिशन 2030 के पीछे की सोच, वो सोच जो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 3 टर्म्स पूरी करने जा रहे हैं, वेलफेयरिज्म उनका एक एजेंडा शुरू से रहा है और उस वेलफेयरिज्म में ही वो चाहते हैं कि 2030 तक राजस्थान जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उस पे नंबर 1 होना चाहिए. वो चुनौतियों को भी देखते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, पोर्ट नहीं है, उसके बावजूद आज आर्थिक विकास दर में राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 2 है आंध्र प्रदेश के बाद. तो इन सब चीज़ों से उनको भी ये बात की सोच आती है कि कैसे आगे की बात की जाए. बिकॉज बहुत लोगों के साथ काम किया है मैंने, बट इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि श्रेय लेना नहीं चाहते किसी चीज़ का, काम करते रहना तो चाहते हैं, पब्लिक को बताना नहीं चाहते कि मैं कर रहा हूँ आपके लिए. वो कहते लोगों को अपने आप मालूम पड़ेगा. लेकिन आपने देखा कि बताना जरूरी है. That's where the political strategist comes in. लोगों को बताना जरूरी है. We have a explosion of information now because of the mediums. So it is important कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए, लोगों को मालूम रहना चाहिए कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है. और इसमें कोई मेरे हिसाब से गलत बात नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम रहना चाहिए कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो चुनाव तो लड़ना ही है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो चुनाव के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया. लोग पूछते हैं आपने क्या किया, लोग पूछते हैं आप क्या करेंगे. तो ये बदलाव कैसे ला पाए आप? मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ. जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए राजस्थान में आई थी तो अशोक गहलोत जी किसी को बाइट नहीं देते थे. टीवी चैनल्स उस टाइम बहुत कम थे और अशोक गहलोत जी किसी को बाइट नहीं देते थे. वो कुछ मीडिया वालों से बात करके वो खबर छप जाती थी. अब हम देख रहे हैं कि सीएम कभी भी इंटरव्यू दे देते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझा है. आपने कैसे उनको चेंज किया? फिर अगेन मैंने कोई चेंज नहीं किया उसमें. ये उनकी ही सोच है कि मेरे को लोगों तक कैसे पहुंचने की ज़रूरत है, और समय के साथ बदलते रहे हैं, इसीलिए 3 बार मुख्यमंत्री बन पाए. और मैं उनको ये बात का श्रेय ज़्यादा देना चाहूँगा कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, बीच में 2 बार ब्रेक भी आई, और ब्रेक में 5 साल सर्वाइव करना, वो भी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में, तो ये एक महारत है जिसकी मैं उनको सलाह ज़्यादा देना चाहूँगा. और उस सलाह में वो आगे बने, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बन के जब आज उनको लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी भाषा के विरोध में धरने प्रदर्शन किए, आज वही मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जरिए 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश की फ्री शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कि आज उसकी पॉपुलैरिटी का ये स्टेटस है कि उसमें लॉटरी लगानी पड़ रही है. तो समय के साथ बदलाव उन्होंने भी देखा, और उस बदलाव का नतीजा ये है कि आज उनको आप सब जगह पे बात करते हुए देख रहे हैं, अपनी बात को बताते हुए देख रहे हैं, और वैसे भी वो बात करने में लोगों को मोह लेते हैं, आपने भी देखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. नरेश जी, जैसे पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है वो मैसेज नहीं गया लोगों तक. तो इस बार जैसे आपका जो महंगाई राहत कैंप का कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट आई थिंक है टिल द लास्ट माइल डिलीवरी. ये जो महंगाई राहत कैंप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि समाज कल्याण योजनाओं पर वो पिछली बार भी उन्होंने जोर दिया है, इस बार तो खैर एक इलेक्शन प्लैंक है कि समाज कल्याण जो योजनाएं हो रही है, आपको 500 रुपये का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में मिल रहा है, जो 25 लाख का चिरंजीवी इंश्योरेंस है, ये सारी बातें हैं जो, पर उसका कैंप जो आप लेके आए हैं और कितने लोगों तक आप पहुंच पाए हैं, ये क्यों ज़रूरी था ये कैंप? कैंप की 2 वजहें थी. एक वजह तो सबसे पहली ये थी कि स्कीम्स तो 4 साल से चल रही थी. इस बजट में उन्होंने कुछ स्कीम्स को इंक्रीमेंटल किया, जैसे चिरंजीवी योजना 10 लाख से 25 लाख की गई,
पेंशन को 750 से 1000 रुपये मिनिमम किया गया, इस तरह से बिजली की यूनिट्स की बात थी। और कुछ स्कीम्स ऐसी थी जो नहीं लाई गई, जैसे 500 रुपये का सिलेंडर नई स्कीम थी। अब 4 साल में भी लोगों को वो बात नहीं मालूम पड़ सकी कि उनके लिए क्या काम किए जा रहे हैं। तो कैंप्स का बेसिक मकसद ये था कि लोग खुद अपने पाँव से चलकर जाएं, कैंप्स में जाके रजिस्टर करें, और जो आदमी सोचता है कि उसको एक स्कीम की आवश्यकता है या एक स्कीम का ही वो लाभार्थी हो सकता है, तो सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि आपके यहाँ पे जो जन आधार नंबर है, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे जब वो एंटर किया जाता किसी भी नाम का, तो उसको बताया जाता था कि आप एक नहीं 6 स्कीम के लाभार्थी हैं। अच्छा। तो घर से लेने आदमी एक स्कीम जाता था और लेके 6 आता था, और उससे उसकी अवेयरनेस भी बढ़ती थी। जब वो कैंप में जाता था, मान लीजिए वहाँ पे 50 लोग खड़े हैं या 100 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं, तो आपस में चर्चा भी सिर्फ स्कीम की ही करते थे कि आपको क्या मिला और आपको क्या नहीं मिला, मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला, इसी बारे में बात होती थी और इसी से अवेयरनेस बनती है। उस अवेयरनेस का फायदा ये होता है कि अगर मेरे को 6 स्कीम मिली तो मैं कल जाके अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को बताने की सिचुएशन में हूँ कि भाई ये भी स्कीम सरकार की है। क्योंकि आप जितना मर्जी विज्ञापन दे लें, आप जितने मर्जी सोशल मीडिया पे ऐड चला लें, एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला से ही बात बनेगी जी। और वो जब कैंप में लोग जाते थे, उनको स्कीमों के बारे में भी मालूम पड़ता था और वो लोगों को जाके भी बताते थे। और प्रोसेस इतना सिंपल था कि 60 दिन अस्थायी कैंप चले, एक भी नेगेटिव खबर, एक भी नेगेटिव न्यूज़, एक भी आदमी कोई कंप्लेन, कोई करप्शन की कंप्लेन, किसी तरह का कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। और मुख्यमंत्री की सोच एक ये भी थी कि पारदर्शिता से काम होगा। वहाँ पे सरकारी तंत्र भी बैठा, वहाँ पे प्राइवेट तंत्र भी बैठा, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको कोई ऐसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है जिसमें उसकी कोई हरासमेंट हो रही है। Everyone was welcomed and went back happy with the guarantee cards, and those guarantee cards were implemented instantly. That is also something very new in our country. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि करीब 8 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन है राजस्थान में और 7 करोड़ प्लस तक आप पहुंच गए हैं। आपने गारंटी कार्ड की बात करी। आजकल मुख्यमंत्री को हम सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि या तो आप बीजेपी से ये गारंटी ले लीजिए कि मेरी स्कीमों को वो जारी रखेंगे, या आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हमारी स्कीमें जारी रहेंगी या नहीं, ये बीजेपी से ये सवाल कर लीजिए। तो एक तरह से ये जो नैरेटिव है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे नहीं जादूगर कहते उनको। तो वो ऑफ कोर्स ये बात वो कहना चाह रहे हैं कि अगर स्कीम, बिकॉज आज आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल अगर अटैक देखते भी हैं तो वो स्कीम किसको मिली किसको नहीं मिली पे है। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि स्कीम में कोई बुराई है, कोई खामी है, और स्कीमें जितनी बनी हैं उनका पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड में केस स्टडीज लिखी जा रही हैं, और आप गांव देहात ढानी में जाके पूछेंगे तो कोई आदमी आपको स्कीम के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि एक तो स्कीम का सबको मालूम भी है और स्कीम सबको पसंद भी है और स्कीम का सब लाभ भी ले रहे हैं। एक आपको रोचक बात बताता हूँ कि एक पीछे एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चला रखा था सरकार ने, जिसके अंदर लोगों को स्कीमों के प्रचार करने के बारे में आह्वान किया गया और उसके लिए कुछ इनाम भी दिए जा रहे थे। तो एक लेडी ने एक वीडियो बनाया। उस लेडी ने, महंगाई राहत कैंप में तो 10 स्कीमें थी, उस लेडी ने अपने आप को 18 स्कीमों का लाभार्थी बताया कि कहाँ से उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, किस वजह से एक्सपायर हुए थे, उसके लिए उसको क्या मिला, उसके बाद उसके बच्चे को पालनहार योजना का कैसे लाभ मिला, उसको 100 यूनिट बिजली का कैसे लाभ मिला, उसको पेंशन, विधवा पेंशन कैसे मिल रही है, उसके बाद उसकी चिरंजीवी बीमा कैसे हो गया, 500 का सिलेंडर कैसे मिल गया। अब ऑनेस्टली मैं काम करने के बावजूद मुझे कुछ स्कीमों के बारे में नहीं मालूम था जो उस लेडी ने वीडियो में बताया कि मेरे को मिल रही है। सो आज पूरे राजस्थान के अंदर 7.5 करोड़ प्लस गारंटी कार्ड वितरित हुए, 1.25 करोड़ से ऊपर लोग चल के उन कैंप्स में गए, जिसके लिए सरकार ने उनको कोई वाहन नहीं दिया था। तो ये सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति और कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति आस्था भी दिखाता है, और उसमें कुछ लोगों ने विघ्न डालने की कोशिश भी की, जिसका जनता ने खुद जवाब दिया। आपने जब मिशन 2030 अभी किया है तो उसमें कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, कितने आपको सुझाव मिले हैं? जो लास्ट रिकॉर्ड मैंने देखा था 3 करोड़ प्लस जो सुझाव अभी तक आए हैं, क्योंकि इसका एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस था। 9 लेयर्स में लोगों से सुझाव मांगे गए कि किसी भी वर्ग को हम, ऐसा नहीं हो कि वो अनटच रह जाए, अछूता रह जाए, चाहे वो बच्चों की निबंध प्रतियोगिता हो,
चाहे उसके अंदर सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का अपने अपने विभागों के प्रति अपना फीडबैक हो कि कैसे उनका विभाग 2030 में दिखे, चाहे वो उसके बाद वेबसाइट के थ्रू हो, एसएमएस के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो। और एक और चीज़ की गई कि घर घर जाके 1 करोड़ घरों में भी पूछा गया कि आप बताएं कि आप 2030 में आपके हिसाब से राजस्थान कैसा होना चाहिए, आपको क्या चाहिए राजस्थान के लिए। तो लोगों ने उसमें 3 करोड़ लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि हर सुझाव आउटस्टैंडिंग था, बट लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। यही मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने जब गारंटी कार्ड दिए, उससे एक विश्वसनीयता बनी। उस विश्वसनीयता का आज नतीजा ये हुआ कि आगे के लिए भी लोग उनके साथ बात कर रहे हैं कि आगे क्या होना चाहिए। जी, और जैसे आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को भी आपने इसमें इन्वॉल्व किया है। अब हम देखते हैं ज़्यादातर कि जो ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से उसमें ऊर्जा देना, और खासकर जब इलेक्शन पास आ रहा होता है, क्योंकि इट्स अ नाइस कुशी जॉब है ना, एंड तो वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी एक थोड़ा सा, क्योंकि वो ओपिनियन मेकर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, वो गेम चेंजर्स भी होते हैं इलेक्शन में। ब्यूरोक्रेसी का अपना एक काम रहता है और उनकी एक मर्यादा भी रहती है, बट ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने इसमें पूरा साथ दिया और ब्यूरोक्रेसी ने इसमें बहुत उत्साह से अपना पार्टिसिपेशन किया। जो आज हम हर डिपार्टमेंट का एक विजन डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से बना रहा है और वो विजन डॉक्यूमेंट उस डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी से लेके ऑफिसर से लेके टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट तक इसमें इन्वॉल्व है, अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि इंकरेजिंग साइन है, ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि अगर ब्यूरोक्रेसी को आप इन्वॉल्व करके चलते हैं तो उसमें आपको कोई ना कहीं लाभ ही मिलेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को अपने विभाग का सबसे ज़्यादा मालूम है, वही लोग पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन करते हैं, पॉलिसीज़ बनाने में उनका रोल रहता है। तो वो आई थिंक इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। नरेश जी, यूजली लोग ये सवाल ऑपोजिशन वाले भी पूछ रहे हैं कि आपने जो महंगाई राहत का काम जो है और ये जो पीक कर रहे हो आप, क्या आपने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि इलेक्शन के लास्ट ईयर में आप इसको करेंगे, ये जो बिग पुश, सोशल मीडिया पुश, या कहीं कोविड या ऐसे कारण रहे कि आप इसको पहले ही लॉन्च कर सकते थे, नहीं कर पाए? कोविड की तो लिमिटेशंस रही और कोविड से पूरा देश जूझता रहा है, राजस्थान भी जूझा है। राजस्थान ने कोविड मॉडल भी क्रिएट किया, भीलवाड़ा मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, तो उसमें कुछ मुश्किलें रही हैं। बट जब मेरा रोल शुरू हुआ तो उसके बाद से जब तक लगातार सरकार अपनी जो वेलफेयरिज्म या सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उसको आगे लेके चल रही है और उसी के तहत ये महंगाई राहत शिविर हो या और भी तरह की बचत राहत बढ़त के जो बजट बना, उस तरह की चीज़ों को आगे इन्वॉल्व किया जा रहा है। और पिछले सालों के अंदर मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कोविड का भी वजह रही हो कि ये सब नहीं हो पाया। बट वुड यू हैव लाइक टू लॉन्च महंगाई राहत कैंप्स 1 year अर्लियर? महंगाई जब होगी तो कैंप तो तभी लगना चाहिए ना। जी, थैंक यू, दैट्स अ नाइस आंसर। बट आपने डीके शिव कुमार के साथ भी काम किया कर्नाटका में, और उसमें हमने देखा द वे बीजेपी ने जो कार्पेट बॉम्बिंग करी, एंड में बजरंग बली वाला बहुत बड़ा मुद्दा बना। आप तैयार थे क्या इसके लिए? आप जब होमवर्क करके स्कूल जाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग होता है। आप क्लास में टाई भी टाइट पहनते हैं और टीचर के आने की वेट करते हैं कि टीचर आएगी और मैं अपना रात को किया हुआ होमवर्क दिखाऊंगा। कर्नाटक भी ऐसा ही था। कर्नाटक में 2 साल बहुत कड़ी मेहनत पूरी पार्टी ने की डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में, और उसके बाद फिर लास्ट में सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, सबने किया। पर कांग्रेस पार्टी प्रिपेयर्ड थी मेरे ख्याल से बहुत पहले से। अगर चुनाव 4 महीने पहले भी होते तो रिजल्ट ऐसे ही आता, 1-2 सीट फालतू ही आती। मैं एक प्रिडिक्शन आपसे करने को कहूँगी। आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या होगा? किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? व्हाट डू यू थिंक बीजेपी विल डू? I cannot comment on some things which I can't control, but बीजेपी चुनाव लड़ने की अच्छी कोशिश कर रही है और अच्छी कोशिश करेगी, पर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन है, कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट दोतासरा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, रंधावा जी एआईसीसी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप राहुल गांधी, खड़गे जी सब लोग लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी फाइट दे रही है और मैं ऐसा चाहता हूं कि उनकी सरकार बने।
आपने जो कहा कांग्रेस के साथ आपने कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और एक नए एंगल से लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक्चुअली सब लोग को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बदलना बहुत मुश्किल है। तो उनके साथ काम करना कैसा अनुभव रहा है आपका? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का अनुभव चैलेंजिंग रहता है जी। और वो एज अ प्रोफेशनल चैलेंजिंग नहीं है। जो लोग पार्टी का नेतृत्व करते हैं उनके लिए भी ये चैलेंजेस रहते हैं और चैलेंजेस को पार करके आगे आने में ही मज़ा भी आता है और उसी का आपको श्रेय भी मिलता है। तो इसमें एक कल्चर है जो बहुत सालों से, दशकों से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उसको बदलने की जगह उसके अंदर रह के आप बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर जोर देने से ही काम बढ़ता है। यही मैंने सीखा है कि आप चीज़ों को जब आउटराइटली चेंज करने जाते हैं तो बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी, बट आप कांग्रेस का कल्चर आपको सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको कांग्रेस का कल्चर मालूम है तो आप कांग्रेस के अंदर रह के काम भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसी पे मैं कोशिश करता हूं कि कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की हायरार्की, कांग्रेस की एक स्टाइल है कांग्रेस का, उसको मेंटेन करते हुए इनोवेट कैसे किया जा सके। बिकॉज आउटराइट चेंज ना कोई चाहता है और ना ही जल्दी से आगे बढ़ पाता है। बट जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस तो रहेंगे और आगे भी आएंगे और पहले भी रहे हैं, तो उसको तो हम जूझ रहे हैं, जूझते रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है, जो आप भी जानते हैं क्योंकि आप हमेशा आगे ही सोचते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, एमएलएज और मिनिस्टर्स के खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी। क्या आप लार्ज चंक में टिकट्स चेंज कर पाएंगे? क्या आप पार्टी को प्रिवेल कर पाएंगे कि टिकट्स बदलना चाहिए? क्योंकि ये सुझाव काफ़ी लोगों को लग रहा है, या आपको क्या लगता है ये ज़रूरी है, और अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। मेरा काम है उनको इंफॉर्मेशन देना, उस इंफॉर्मेशन के तहत पार्टी को निर्णय करना है। जहाँ पे चेंज की आवश्यकता रहेगी वहाँ पे पार्टी चेंज करने के लिए तैयार भी होगी। चुनाव जीतना है तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र एजेंडा चुनाव जीतना होना चाहिए जी। और अगर एकमात्र एजेंडा चुनाव जीतना है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह के चेंज में संकोच किया जाएगा। उसमें चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे कास्ट एडजस्टमेंट की बात हो, तो पार्टी इज ओपन फॉर दैट, एवरीवन इज वर्किंग फॉर दैट ओनली, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ऑब्स्टिकल टू नॉट मेक एनी सच काइंड ऑफ अ चेंज। यहाँ पर एक राजस्थान की राजनीति में एक सचिन पायलट जो फैक्टर है, वो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप मानेंगे कि वो एक फैक्टर है इलेक्शन में। वो फैक्टर आपको नुकसान नहीं दे, उसके लिए आपने क्या किया है? See, again, आप पार्टी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम नॉट अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, बट व्हाट आई कैन सी इज दैट एवरीवन इज वर्किंग टू ensure कांग्रेस पार्टीज विक्ट्री इन राजस्थान, एंड everyone has a role. Some people have more important roles, some people have other kind of roles, but every role according to me is important, and everyone is working unitedly towards ensuring that Congress party makes history and let the old history go by. So I think everything is fine. दूसरी जो धारणा है नरेश जी, वो ये है कि राजस्थान में जो रोटी पलटते हैं, रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स, और वो 30 सालों में, इट्स नॉट जस्ट समथिंग की धारणा है, 30 साल में एक्चुअली राजस्थान ने एक दोबारा वो सरकार रिपीट नहीं की है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो आपने माइंडसेट चेंज करने के लिए एज एन एनालिस्ट क्या काम किया, क्या ब्रांडिंग की, क्या पॉलिटिकल मैसेजेस भेजे? सी, लोगों को सत्ता परिवर्तन तब चाहिए होता है जब वो सत्ता से खुश नहीं हो। अब आपने खुद ही जिक्र किया कि अशोक गहलोत जी ने पिछली 2 टर्म्स में भी बहुत काम किया और फिर भी उसके बाद सत्ता की वापसी नहीं हुई। तो इस बार ऐसा क्यों डिफरेंट दिख रहा है? आप लोग भी सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। लोगों को आज मालूम है कि उनके लिए क्या हुआ, एंड बेनिफिशियरी को मालूम है कि मेरे को क्या क्या मिला, क्या मिला नहीं, क्या क्या मिला, और मिलता रहेगा। अब 2030 की बात हो रही है, 2030 की बात 28 की भी हो सकती थी, चुनाव तो 28 में अगली बार, बट चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेट्समैन लाइक विजन दिया है, और इनफैक्ट सभी पार्टीज को भी उन्होंने आह्वान किया था जिस दिन वो ये लॉन्च किया था कि आप सब लोग मिलकर राजस्थान की प्रगति को 10 गुना करने में बात करें, क्योंकि 4 गुना प्रगति उनके बहुत सारे आंकड़ों पे दिखती है।
तो वोटर को आज मालूम है कि उसको क्या मिला और किसने दिया, किस पार्टी की सरकार ने दिया और कौन उसका लीडर था। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें ब्रांडिंग और बाकी चीज़ों से अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी कि आपको किसने दिया, आपको क्या लाभ हुआ और आपने क्या मांगा था और आपको क्या मिला। क्योंकि मुख्यमंत्री की आपने बहुत स्टेटमेंट्स सुनी होंगी, वो बार बार ये बात बोलते हैं और लोग उनके लिए बोलते हैं कि इनसे जो मांगा वो मिला, और वो आगे से बोलते हैं मेरे से मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इस उम्र में वो जिस ऊर्जा से इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और उनकी उसको आगे आगे बढ़ के नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल जनता का अब फर्ज बनता है कि उसको ऐसा निर्णय दें कि जिसमें उनको लगे कि हाँ इट वाज ऑल वर्थवाइल। और मैंने आपका जो कैंपेन है उसमें मैंने देखा है कि आप इमीडिएटली कोई बड़ी सभा होती है तो उसको एक बड़े ड्राई तरीके से आप लोग पेश नहीं करते हैं। एक कोई इंटरेस्टिंग बात है, जैसे उन्होंने एक लेडी से पूछा था कि तुम्हारे घर में कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये है और एक तोता भी है। तो उन्होंने कहा तोता भी है, वो आपने इमीडिएटली पिकअप करके उसको एक तरह से भेजा। फिर वो एक लड़की आई थी, उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने बोला सुनीता। उन्होंने बोला मेरी पत्नी का नाम भी सुनीता है इसलिए मैंने पूछा। तो ये जो नॉट जस्ट अ ड्राई काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर हु इज जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कीम्स, आपने एक तरह से एक बहुत लाइटर साइड, एक ह्यूमन साइड, एक इंटरेस्टिंग साइड ऑफ अशोक गहलोत आप लेके आए हैं। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि उन्होंने वो बढ़िया सा उनका एक वो अजरक का भी वो पहन रखा है। तो थोड़े एनेक्डोट्स शेयर कीजिए उनके बारे में कि आपका कैसा अनुभव रहा है उनके साथ काम करने का, खासकर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लाइटर एनेक्डोट्स जो हों। See, Ashok Gehlot in private conversation is a very interesting man. He's rich with historic anecdotes. जो उनके साथ बैठो, आप सफ़र कर रहे हो तो आपको पूरा रास्ता ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे जो किताबों में दर्ज नहीं है, इनको लिखा नहीं गया। और ये जो तोते वाली बात है, उसको पूछा तो उसने बोला मेरे पास मिट्ठू भी है। So that was quite something. But see, अशोक गहलोत जी को ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले बात उस तरह से करते नहीं थे कि जो पब्लिक में ओपन इंटरेक्शंस हों। आज वो एक ओपन इंटरेक्शन की, उसके अंदर उनको अच्छा लगा, फिर दूसरी की, तीसरी की, उस पर चर्चाएं बनती रही और उन्हीं में से किस्से निकल के आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई चीफ मिनिस्टर हो, आप हैं, मैं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर इमेज। यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर प्रोफेशन, आई बिकम अ प्रिजनर ऑफ माई प्रोफेशनल इमेज एंड द चीफ मिनिस्टर बिकम्स। बट जब ऐसा माहौल बनता है जिसमें जनता आपसे सीधा संपर्क करती है, बात करती है, ओपन टाउन हॉल इंटरेक्शन चल रहा है, तो मुख्यमंत्री के अंदर से भी वो एक ह्यूमन बीइंग बाहर दिखता है जो प्राइवेट वाले लोगों को तो मालूम पड़ता है, आज पब्लिक को मालूम पड़ रहा है और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इनफैक्ट ये जो पब्लिक ओपन इंटरेक्शंस होनी शुरू हुई तो उसके अंदर समय के कारण, क्योंकि जुड़ते सब 33 जिलों से, पहले 33 थे अब 50 हो गए, सब जिलों से लोग थे, तो मौका 5, 7, 8, 10 को मिलने लगता था कि भी इतने लोग बात कर सकते हैं। हमारे को बाद में उसके लिए लॉटरी करनी पड़ी कि कौन बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिकॉज पीपल स्टार्टेड लाइकिंग टू टॉक टू हिम कि मेरे से भी बात होनी चाहिए, मेरे से भी बात होनी चाहिए। हम कभी रोड शो का कोई उनको तजवीज करते, वो कहते यार मैं जाता हूँ रास्ते में, वैसे ही लोग रास्ते में इतना खड़े होकर मेरे को रोक के रोड शो की बात करते हैं। और उनका सरल स्वभाव है, इजीली एक्सेसिबल है, उनमें ऐसी कोई चीफ मिनिस्टर वाली एयर नहीं रहती है, वो बात करने में भी कोई संकोच नहीं करते, किसी के कंधे पे हाथ रखना हो तो वो 1 मिनट लगाते हैं। और ये सब अपनापन मेरे को लगता है कि आज उनको 30 साल जो राजस्थान की राजनीति में, 40 साल टोटल, 50 साल उनको राजनीति में हो चुके हैं कि वो इतना लंबा सफर तय कर पाए और शिखर पे रहे। बिकॉज लोग आते हैं चले जाते हैं। मैं उनको ये बात बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले भी बताई कि आप जब सत्ता में नहीं होते आपका टेस्ट तब होता है। आप सत्ता में है तो आपका टेस्ट अलग है, बट सत्ता में नहीं होना, पॉलिटिकल टेस्ट आपका तब होता है। तो ये उनका व्यक्तित्व है, सौम्य भी हैं और उनको जादूगरी तो आती है, बातों के साथ साथ उनके और भी जादूगरी बहुत वो करते हैं। तो आई थिंक दिस इज Ashok Gehlot which people have not seen, but it is the real Ashok Gehlot which people are not seeing and they are liking it. Well, yes, and of course, who would know it better than somebody who's done the branding for Mr. Ashok Gehlot. But just coming back to Mission 2030, आपका क्या विजन है? आपका क्या 3 points जो आप चाहेंगे राजस्थान में under Mission 2030? Well, first of all, the first point which I would want to see is that because we are working closely on this campaign, that Rajasthan should be number 1
in actual terms on the basic indicators, because that is where the life starts. Okay. The life doesn't start with Yeah. the accessories. It starts with the basics. And what are the basic indicators? Basics are that we should have a good quality of life. Health is one thing which we all ignore, and health is a crown which is worn by the healthy and seen only by the unhealthy. So that is one thing which Chief Minister also feels very dearly about, and hence you see all these schemes and the Nirogi Rajasthan campaign, etc. The second thing is education. I keep saying at various forums that we keep opening schools, we keep opening colleges, universities, and etc., etc. But where do we aspire people to become teachers? Where do we ask our children to be raised as to become teachers in their careers? If we don't have good teachers, what is the use of these buildings and all these kind of curriculums? So one thing which I dearly want, not just in Rajasthan but everywhere, but now because we're talking specifically about Rajasthan, that teaching should be seen as a primary job, not as a tertiary job. कि कोई काम नहीं तो हम टीचर बन जाएं. अगर टीचर अच्छे होंगे तो आपका भविष्य, आपका देश, आपका प्रदेश सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहीं से बात शुरू होती है. That is why I call it basics. And the third thing is, which I see that the potential is still unlocked in Rajasthan, is in sports. Rajasthan has a big, vast geography, and it has people of all kinds. And I would like to say here, because it's a show on Rajasthan, that I have found Rajasthani people the most affectionate ones and simple people. Sports is one thing which brings a lot of discipline. It just doesn't get you sporting galleries, but it gets you way ahead in life. That sporting potential has also not been unlocked as the way it should be. So 3 sectors I would see that Rajasthan should be working and getting into something which is different to the country. Already in IT, your state is number 1. It has the largest, biggest data center, and your governance is more on digital platforms than most of the South Indian states also. South Indian states are also copying certain things from Rajasthan, which is a new thing. So, but I still see that as not the primary thing. The primary thing is that the quality of life needs to be the best one in Rajasthan. People should feel happy about it. In any case, it is a happy place. Yes, in fact, Chief Minister ने भी कल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात किया था. नरेश जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने कर्नाटक में काम किया, असम में काम किया और राजस्थान में किया है, और कहाँ अगर मेरे को ध्यान नहीं है तो आप प्लीज़ बताइएगा. क्या आपको लगता है कि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के लिए, या गेटिंग ऑन द सेम वेवलेंथ एज योर लीडर? क्या दोनों में से क्या है, या दोनों चीज़ें हैं विच कैन मेक और ब्रेक अ कैंपेन? I think there is no substitute for time. You cannot buy time with money. No matter how much resources you have, you cannot buy time. Some things need time, and campaigns and messaging need time. You meet someone for the first time, you don't invite the person directly for dinner. You go out for a coffee, then you go for lunch, then third meal is the one which you probably get someone invited to your place, or you get invited. So with a voter also it works like that. You cannot just expect that once you connected and that is how voter is going to be impressed. Voter values his or her vote. The politicians need to understand it, that voters don't take their vote for granted. We are mistaken if we think like that. So that needs time for us to meet the voter, as in the political party to meet the voter, to interact, and then to impress and influence to vote in your favor. Secondly, the wavelength part is also important, but I think you can have disagreements in a room and still make way. But if you don't have time, then even if you are agreeing on certain things and you are all for each other, still you will not be able to make it. Wavelength is important. It's not that I'm discounting it, but time, I think, is the most important thing. And Karnataka lesson tells us that Congress started well in time. In Rajasthan also, it is not, I cannot say that there was not enough time. The time is there. But there is a history which needs to be changed, and that is why you see some historic steps being taken by the government, by the Congress party, by the Chief Minister, by the entire leadership.
and I think the results are also going to be that historic. इनफैक्ट आई डोंट नो, आई कांट प्रिडिक्ट द इलेक्शन, बट मिस्टर अरोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने एक धारणा बदल दी है, और वो ये है कि आज आप कहीं भी चर्चा करें तो सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल टक्कर है राजस्थान में, जो पहले लोग नहीं कह रहे थे कि अरे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अभी सब कह रहे हैं कि राजस्थान में टक्कर है। एंड आई थिंक उसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको भी जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड आई थिंक वी मे प्रोबेबली मे नॉट हैव मोर टाइम, और डू वी? इफ नॉट, देन आई विल से थैंक यू। Thank you, Asha ji. Thank you. Nice talking. Thank you. Thank you so much.